जो है वो पिछला था, हाँ, प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स का। अब हमारा आज न्यू टॉपिक है जो है न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड जिनका लिंक होगा बायो, या जिन्होंने कभी पढ़ी होगी या मैट्रिक किया होगा बायो में, तो उनको आइडिया होगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। और जिनको आइडिया नहीं है तो उनके लिए मैं बता दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है डीएनए, एक होता है आरएनए। सेल से मिलकर बनी है। तो हर एक एक सेल के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म कर रही है। तो एक सेल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, मेन होते हैं, जो डीएनए होता है प्लांट्स में होता है। तो सेंटर जो मेन सेंटर है, जो आगे जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो कि ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन, कैसे उस कैटेगरी में आता है। और मेनली डीएनए जो है ना, वो ऐसा इसका इसकी एक टाइप है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक इंसान की मौजूद होती है, और वो हेरिडेटरी होता है पोर्शन, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हो सकता है। ठीक हो गया। तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लिक एसिड है ना, उसको स्वेडिश एक डॉक्टर था, स्वेडिश एक रिसर्चर था, फ्रेडरिक मिस्टर, उसने इसको डिस्कवर किया था 1869 में पस सेल्स के अंदर। ठीक है। जो पस सेल्स होते हैं ना, यानी जो पस पड़ जाती है अमूमन जहाँ पर भी कभी चोट लगे या जहाँ पर भी कभी कोई इंजरी हो जाए, तो पस में से उसने क्या किया था 1869 में, उसने आइडेंटिफाई किया कि कुछ न्यूक्लिक एसिड टाइप स्ट्रक्चर मौजूद होता है। फिर उसने जो स्पर्म सेल्स होते हैं, जो स्पर्म का हेड होता है, उसके अंदर उसने फाइंड किया कि एक न्यूक्लियन टाइप मटेरियल मौजूद है। वो उसने 1872 में फाइंड आउट किया था। तो इस जो ये जो रिसर्चर है, उसने फिर इसको उसने इस स्टडी को किया और उसने इसको नाम दिया कि ये कुछ ना न्यूक्लियन टाइप स्ट्रक्चर है, न्यूक्लिक एसिड है, यानी इसने इसको डिस्कवर किया। फिर क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल एज वेल एज इन वायरसेस। वायरसेस में भी या डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। एंड have been found to be the essential set of basically जीन से मिलकर बनता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सेट ऑफ जीन्स है ना, वो बेसिकली डीएनए बनाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, और राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम आरएनए बोलते हैं। अब क्या है, यानी ये जो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बनता है। ये मैं आपको पहले ऐसे बता देती हूँ। एक होती है राइबोज शुगर। ठीक है। उसके साथ अटैच होती है नाइट्रोजनस बेस। और तीसरी चीज होती है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। ये होती है राइबोज शुगर, ऐसे करके 5 कॉर्नर्स वाली बनी होती है। जब और इसके इस पोजीशन के ऊपर अटैच होती है कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस। मैं बताऊंगी नाइट्रोजनस बेस क्या होती है। नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली होती है न्यूक्लियोटाइड। 5 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड बनाने में रोल प्ले करते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो और भी तरह के होते हैं, यानी इन 5 के अलावा भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बट जो डीएनए बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं ना, डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो 5 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। उनको हम बोलते हैं कि वो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट मौजूद होता है। वो मैं अभी बताती हूँ क्या होती है। पहले आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि एक राइबोज शुगर है, उसके एक एंड पे नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। जब ये दोनों चीजें पूरी होंगी ना, तो इसको हम बोलेंगे कि ये अब स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड, यानी इसको हम नाम देंगे कि ये है न्यूक्लियोसाइड।
ठीक हो गया। जब इसके साथ एक और जो इसका तीसरा कंपोनेंट है जिसको हम कह रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट बोल रहे हैं, जब वो ऐसे अटैच हो जाएगा ना यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये अब ये पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक हो गया। यानी अब जब ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ना, तीनों चीजें कंप्लीट होकर इसको बोलेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड है। जब दो चीजें मौजूद होंगी यानी नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर, तब उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। जब तीनों चीजें अटैच हो जाएंगी तब हम उसको बोलेंगे कि वो न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो ये डीएनए है यानी जिनसे मिलके बनता है, वो कौन कौन सी बेसिस होती हैं? बेसिकली एडेनिन, थाइमिन, यूरासिल, साइटोसिन और गुवानिन। ठीक हो गया। ये सारी चारों, ये पांचों जो है ये सारी बेसिस होती हैं। जब इस नाइट्रोजनस बेस की जगह पर ए मौजूद होगा ना, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एडेनिन की बेस है। जब उसकी जगह पे थाइमिन टी लगा होगा यहाँ पर, तो हम उसको बोलेंगे ये थाइमिन न्यूक्लियोटाइड है। जब उसकी जगह पे यू लगा होगा तो हम बोलेंगे यूरिडिन न्यूक्लियोटाइड है। जब सी लगा होगा तो हम बोलेंगे साइटिडीन न्यूक्लियोटाइड है। और जब जी लगा होगा तो हम बोलेंगे गुआनिन न्यूक्लियोटाइड है। ठीक हो गया। तो इस नाइट्रोजनस बेस की जगह ये ए टी यू सी जी में से जो भी लगा होगा है ना, हम उसको बोलेंगे कि ये उसका न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फॉस्फेट भी अटैच है। और फॉस्फेट हाई रिच एनर्जी बॉन्ड है जो सारी एनर्जी स्टोर अपने अंदर करके रखता है। तो बेसिकली इन तीन कंपोनेंट से जो है ना वो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनता है। और एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं। तो जो डीएनए है वो इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। इसलिए हम बोलते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड मीन्स ये जिनके पास ये तीनों कॉम्पोनेंट्स होंगे। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो बेसिस से मिलकर बना है। और बेसिस मैंने आपको बता दी है, 5 तरह की बेसिस होती हैं और इन 5 बेसिस के अंदर ये तीन तीन स्ट्रक्चर होते हैं। और इस तरह की बहुत सारी बेसिस हैं, यानी ये 500 बेसिस बार बार कंबाइन करती हैं। और कंबाइन करने के बाद एक पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनाती है जिसको हम बोलते हैं या वो डीएनए होता है या वो आरएनए होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं यहाँ से कि हम्म अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये लिखा हुआ है कि डीएनए और आरएनए जो है ना ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि एक न्यूक्लियोटाइड होगा। और ये बात लिखी हुई है कि बेस, नाइट्रोजनस बेस, राइबोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, इन तीनों के कॉम्प्लेक्स से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। नाइट्रोजनस बेस में मैंने आप लोगों को बताया है कि 5 तरह की बेसिस होती हैं। तो इसमें आप देखो, उनकी कैटेगरी का नाम है प्यूरीन्स और pyrimidines। जो एडेनिन और गुआनिन होती है ना यानी ए और जी, उसको हम बोलते हैं वो प्यूरीन्स बेसिस हैं। और जो साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन होती है ना, उसको हम बोलते हैं वो pyrimidines होते हैं। ठीक हो गया। और मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल है उसने एस्टर लिंकेज बनाया होगा, यानी ये हो गई आपकी बेस। तो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड ने इस ये लिंकेज बनाया हुआ है, इसको बोल रहे हैं कि वो क्या है? एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज बेसिकली बनाया किसके साथ हुआ है? एस्टर लिंकेज बनाया हुआ है इस न्यूक्लियोसाइड के साथ। न्यूक्लियोसाइड मींस राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। यानी जब फॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा तो हम उसको न्यूक्लियोसाइड ही बोलेंगे ना। जब फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाएगा हम उसको न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे। तो जब नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर मौजूद होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फोरिक एसिड एक एस्टर लिंकेज में जुड़ेगा तो उस वक्त में क्या होगा? वो एक मोनोन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब ये है कि एक से ज्यादा ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में कंबाइन करेंगे। और न्यूक्लियोसाइड्स का मतलब ये है विदाउट फॉस्फेट। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क क्या है? न्यूक्लियोसाइड का मतलब ये है कि फॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा, दो चीजें होंगी, राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि तीनों चीजें होंगी, फॉस्फेट भी मौजूद होगा न्यूक्लियोसाइड पे। ठीक हो गया। ये इनकी बेसिक टर्म्स थी। नेक्स्ट आ गया कि कुछ सम अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड। जैसे मैंने बताया ना कि न्यूक्लियोटाइड्स तो और भी बहुत सारे हैं, बट ये जो 5 है ना ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड बनाने में रोल प्ले करते हैं। यानी या वो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं या वो आरएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से उन्होंने मेंशन किए हुए हैं जो हमारी बॉडी में और फंक्शन परफॉर्म करते हैं? जैसे आप लोगों ने शायद ये ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन प्रोसेसेस के नाम सुने होंगे। तो इन प्रोसेसेस के अंदर कुछ ना छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स मौजूद होते हैं, उनको भी हम न्यूक्लियोटाइड्स ही कहते हैं। लेकिन ये इन मैकेनिज्म के दौरान जो ये एनर्जी पैकेट्स बनते हैं या यूज जो होते हैं ना, कंज्यूम होंगे या बनेंगे, ये वो एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो डीएनए या आरएनए बनाने में रोल प्ले नहीं करते। ये बस एनर्जी रिच पैकेट्स हैं, ये उनका रोल डीएनए या आरएनए बनाने में नहीं। ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। जिसमें आगे एडेनिन के डेरिवेटिव, जिसमें आ गया एटीपी। एटीपी का मतलब ये है कि 3 फॉस्फेट्स अटैच होंगे। एडीपी का मतलब ये है कि डाई फॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट अटैच होंगे। और एएमपी का मतलब ये मोनोफॉस्फेट यानी 1 फॉस्फेट अटैच होगा। और एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि उसके साथ 3 फॉस्फेट के बॉन्ड कनेक्ट होते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि एटीपी, एडीपी, एएमपी या एनएडी नीचे लिखा हुआ है, इन चारों में से कौन सा हाईली एनर्जी रिच मॉलिक्यूल या हाईली एनर्जी रिच कंपाउंड है। तो आप लोगों ने किस पे टिक करना है? एटीपी पे, क्योंकि एटीपी जो है वो सबसे ज्यादा अपने अंदर एनर्जी रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एनएडी प्लस, एनएडीपी प्लस, एफएडी और कोएंजाइम ए। ये सारे क्या है? ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं, बट ये डीएनए बनाने में रोल प्ले नहीं करते हैं। ये हमारी बॉडी के दूसरे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने में यूटिलाइज होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट का नाम है टेबल, जिसमें आरएनए और डीएनए का डिफरेंस है। तो प्रैक्टिस आपके लेफ्ट साइड पे मेंशन है, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से मौजूद है वो पढ़ लेते हैं, और आगे हम उनके फीचर्स देखते जाते हैं। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस जो आरएनए में और डीएनए में है ना, प्यूरिन्स की अगर बात करें, इसमें कहा था कि एडेनिन और गुआनिन, जिसमें दोनों बेसिस आती हैं। तो प्यूरिन्स आरएनए में एडेनिन गुआनिन ही होती है, और डीएनए में भी एडेनिन और गुआनिन ही होती है। लेकिन जो पिरिमिडीन्स है ना, जिसमें साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन आ रही थी, तीनों आ रही थी ना, ये जो हमने अभी ऊपर देखी है, ये पिरिमिडीन्स में साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन आ रही है। तो जो साइटोसिन और यूरासिल है ना, वो बेसिकली आरएनए स्पेसिफिक है। आरएनए के अंदर थायमीन नहीं हो सकती है, और डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं हो सकती है। साइटोसिन दोनों में होगी, डीएनए में भी होगी। आरएनए जो डीएनए है ना, वो थायमिन स्पेसिफिक है। ये बेसिकली डिफरेंस है आरएनए और डीएनए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, यानी बेसिस आपस में कनेक्ट किस तरह से होंगी। जाहिर है बेसिस अटैच हो रही हैं, तो फिर वो डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो आरएनए में उन्होंने लिखा हुआ है कि हाईली वेरिएबल, यानी कोई बेस भी किसी भी बेस के साथ कनेक्ट हो सकती है। कोई भी बेस किसी भी बेस के साथ मिल के ना तो स्ट्रैंड बना सकती है। जबकि डीएनए की अगर बात की जाए ना, तो डीएनए में क्या होता है कि ए इज ऑलवेज इक्वल टू टी, यानी ए जो है एडेनिन की अमाउंट हमेशा होगी थायमिन के इक्वल, और गुआनिन की अमाउंट होगी साइटोसिन के इक्वल। और एडेनिन और थायमिन में हमेशा बनेगा डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और गुआनिन और साइटोसिन में बनेगा हमेशा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। एक होगी प्यूरीन और एक होगी पिरिमिडीन बेस। देखो, ये प्यूरीन है, ये पिरिमिडीन है, ये प्यूरीन है, ये पिरिमिडीन है। एक प्यूरीन बेस के साथ एक पिरिमिडीन बेस कंबाइन कर सकती है, और ए और टी के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे, और जी और सी के दरमियान में 3 बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। ये रूल है। ये ऐसे ही होगा, इस तरह से ही नेचर में जो है वो डीएनए प्रेजेंट है। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उसके पास शुगर कौन सी है। तो शुगर जो आरएनए के पास है ना, वो होगी, आरएनए से नाम रखना राइबोज शुगर होगी, और डीएनए से याद रखना डीऑक्सीराइबोज होगी। अब इसमें बेसिकली फर्क क्या है? अच्छा, इसमें फर्क क्या है कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। ये होगी सिंपल राइबोज शुगर, इसके यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ये सेकंड पोजीशन पे है, ये 1 हो गया, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और यहाँ पर लगती है 5 कार्बन। ये होगी सिंपल राइबोज। ठीक है। जो डीऑक्सीराइबोज है ना, वो इस तरह से होती है, हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर मिस होता है, इसलिए उसको कह रहे हैं कि उसके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यानी ऑक्सीजन माइनस है। उसके लिए जो बेस मौजूद होगी वो डीऑक्सीराइबोज होगी, और राइबोज के लिए तो सादी वाली होगी जिसके ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ होगा। ठीक हो गया। ये एक इनका डिफरेंस आ गया।
फॉस्फोरिक एसिड फोर्थ पॉइंट है। फॉस्फोरिक एसिड वो थोड़ा सा ये मेरा ख्याल है मोबाइल में खोलने की वजह से ऐसे हो गया, नोट्स में आपके क्लियर होगा। फॉस्फोरिक एसिड आरएनए में भी प्रेजेंट होता है, डीएनए में भी, यानी फॉस्फेट तो ऑब्वियसली अटैच हो गई। लोकेशन इन द सेल, आरएनए जो है ना वो कहाँ पर मौजूद होता है, बेसिकली वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और कुछ हिस्सा इसका न्यूक्लियस के अंदर होता है। जबकि जो डीएनए है ना वो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें वो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है उसमें प्रेजेंट होता है। ज्यादा डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसमें हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है। ठीक हो गया। तो मेनली जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए आरएनए में से जो चीज मौजूद होती है वो डीएनए है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में ज्यादा आरएनए। मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए कि कौन कितना हैवी है, तो डीएनए जो है वो क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड का मतलब ये है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड इस तरह करके आपस में रैप किए होते हैं। ठीक है, जबकि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इस तरह करके होगा, इस तरह करके होगा। ठीक है, एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन डीएनए जो है वो डबल डबल होता है और इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बोलते हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि इसका ऑब्वियसली ये ज्यादा हैवी होगा, ये लाइट होगा क्योंकि वो डबल है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है डीएनए का वो आरएनए से ज्यादा होगा और आरएनए का उससे कम होगा। मॉलिक्यूलर शेप की बात की जाए तो वो मैंने आपको बता दिया कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए और वो कॉइल्ड हुआ होता है। कभी कभार इतना कॉइल हुआ होता है कि वो डबल हेलिक्स ही लग रहा होता है। ठीक है, यानी इस तरह करके जब वो ऐसे कंबाइन होगा ना तो वो ऐसे एक दूसरे के इर्द गिर्द रैप हुआ होता है। तो कभी कभी वो क्या लग रहा होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड ही लग रहा होता है, लेकिन वो डबल स्ट्रैंडेड होता नहीं है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होता है। जबकि डीएनए जो है वो डबल डबल हेलिक्स है, वो मैंने आपको बता दिया कि दो स्ट्रैंड आपस में इर्द गिर्द रैप किए हुए होते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, अब अगर उसकी बात करें आरएनए की, अब ये तो भी हमने मतलब उनका डिफरेंस पढ़ लिया ना कि डीएनए और आरएनए का डिफरेंस क्या है। अब अगर हम उसकी बात करें कि आरएनए की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और डीएनए की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनको हम देख लेते हैं कि जो आरएनए है उसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, और के तीन इंपॉर्टेंट मजीद टाइप्स होती हैं। एक क्या है मैसेंजर आरएनए, एक है। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं कि जो अभी पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ का इंट्रोडक्शन इसका दे देती हूँ कि जो मैसेंजर आरएनए होता है ना उसने बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस रखा होता है। ठीक है, पहले होता है डीएनए, डीएनए के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए के जो सारे अनवांटेड पार्टिकल्स हैं या जो अनवांटेड रीजन वो निकल जाते हैं, और इस एमआरएनए में ना सिर्फ वो रीजन रह जाते हैं जिन्होंने कोई ना कोई इंफॉर्मेशन अपने पास रखी होती है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन। जब ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है ना तो इधर ट्रांसफर आरएनए आता है जो कि इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर आके सेट करता है। सेट करने के बाद वो क्या करता है, प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। और ये जो ट्रांस एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रही है ना, ये प्रोटीन बेसिकली वही बन रही है जो एमआरएनए ने उसको इन्फॉर्मेशन दी है। यानी एमआरएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन इनकोडेड है ना, वो ट्रांसलेशन के बाद वही इन्फॉर्मेशन डी कोड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो डीएनए ने उसको मैसेज भेजा है ना कि फलां प्रोटीन जाके बनानी है, तो एमआरएनए हमेशा वही प्रोटीन ही बनाएगा। तो मैसेंजर आरएनए के पास जो सीक्वेंस है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। ट्रांसफर आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर आके बैठेगा और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और एंड पे जो प्रोटीन्स बन रही है ना वो बन रही है राइबोसोमल आरएनए की वजह से, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो इस ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक हो गया। तो ये तीनों आरएनए आरएनएज हैं जिनका रोल है हमारी बॉडी में। अब देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट कितने कितने हैं। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि तकरीबन जो, हाँ जी, जो ट्रांसफर आरएनए है ना वो तकरीबन 10 to 15% होता है। मैसेंजर आरएनए 5 to 10% होता है, और राइबोसोमल आरएनए जो है वो हमारी बॉडी में
टोटल जो आरएनए में से हमारी बॉडी में 75 टू 80% प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया? यानी 10 टू 15% ये भी एमसीक्यूज में आपको आ सकता है कि टोटल आरएनए में से राइबोसोमल आरएनए कितने परसेंट होता है, ट्रांसफर आरएनए कितने परसेंट होता है और मैसेंजर आरएनए कितने परसेंट होता है। तो आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। इसके अलावा उन्होंने जो मैंने आपको अभी सारी प्रोसेस बताया ना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का, उन्होंने वही लिखा हुआ है कि मैसेंजर आरएनए इनकोड करता है अमीनो एसिड के सीक्वेंस को और उसके बाद सेट ऑफ जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स यानी प्रोटीन बना देते हैं। ट्रांसफर आरएनए इस इंफॉर्मेशन जो मैसेंजर आरएनए पे इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर कर देता है इसमें अमीनो एसिड बनाने में या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में। और राइबोसोमल आरएनए क्या होते हैं, उनके पास राइबोसोम्स होते हैं जो कि बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनती है वो बेसिकली ये राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। तो उन्होंने आगे इसी की डिटेल लिखी हुई है कि आरएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड दैट इज इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन क्या है कि सिंगल होता है। और इसमें वही वाली बात है कि नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जिसमें कौन कौन सी आएगी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, थाइमिन इसमें आती है। और इसके अलावा इसके पास जो राइबोज शुगर होती है और फॉस्फोरिक एसिड होता है, कंपोनेंट उसके वही है, लेकिन क्या है कि इसके पास थाइमीन वाली बेस एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट आ गया डीऑक्सीराइबोन। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू है, कोई किसी स्टूडेंट को कोई इशू है, कोई बात पूछनी है तो आप लोग पूछ लो। मैम ये जो आप कह रही थी एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये दो आपने तकरीबन इसमें मार्क किए हैं, वो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बन सकते हैं? यही दो बनते हैं इस टॉपिक में जितना आपने अभी टीच नहीं, एमसीक्यूज तो और भी बन सकते हैं। एमसीक्यूज बच्चे देखो, जब आप थरली पढ़ते हो ना तो एमसीक्यूज तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के, क्योंकि आप लोगों का मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था कि आप लोगों का 120 मार्क्स का पेपर आना है जो मेरा और मिस सायरा का कंबाइन होगा। ठीक है? यानी इसमें से 90 या 100 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और 20 मार्क्स के कुछ शॉर्ट आंसर्स या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं।